तो आज देखिए डबल डोर फ्रिज के बारे में बताएंगे दोस्तों कि डबल डोर फ्रिज के अंदर जितना कंपोनेंट लगा हुआ होता है और साथ साथ में इसका वायरिंग समझेंगे, साथ साथ में इसका काम समझेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहेगा दोस्तों। उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे सभी पार्ट्स के नाम जानना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ बताते हैं कंप्रेसर है जो कि हर फ्रिज में लगा हुआ होता है। उसके बाद देखिए डोर स्विच है, ये बल्ब हो गया, बल्ब में ही डायरेक्ट हम कनेक्शन कर देंगे। थर्मोस्टेट है, ये देखिए थर्मल फ्यूज है, यहाँ पे हीटर है, वायोमीटर है, फैन मोटर है, ये टाइमर है, ओएलपी है, रिले है। इस सभी का आज वायरिंग करेंगे और पूरा विस्तार से बताएंगे। वीडियो में पूरा बने रहेगा दोस्तों। पूरा बारीकी से इतना अच्छा समझा देंगे कि आपका दूसरा वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले होल्डर में चला जाएगा न्यूट्रल, क्योंकि लाइन न्यूट्रल से ही ऑपरेट होता है बल्ब। सीधे हम यहाँ से डाल देंगे थर्मल फ्यूज में, चल गया न्यूट्रल। उसके बाद वायरिंग करते करते आपको डिटेल में समझाते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए थर्मल फ्यूज क्या है। थर्मल फ्यूज एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि डायरेक्ट ओवर वोल्टेज से कटअप नहीं होता है, ओवर हीटिंग से कटअप होता है। जब इसके अंदर 65 से 70 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिक ये जो थर्मल फ्यूज है वो फ्यूज जाएगा, मतलब इसके आगे सप्लाई जाना बंद कर देगा। तो यहाँ पे इसके बारे में समझ गए। अब इसका देखिए न्यूट्रल आ गया थर्मल फ्यूज में। थर्मल फ्यूज से आउट होके चल जाएगा हीटर में, जो कि हीटर इवापोरेटर के अंदर ही लगा हुआ होता है दोस्तों। इवापोरेटर के जस्ट नीचे रहेगा, या तो फिर बर्लफुल वगैरह फ्रिज में इवापोरेटर के साथ राउंडिंग किया हुआ रहता है हीटर। तो हीटर का काम एक ही रहता है सेम। देखिए हीटर कैसे काम करता है। हीटर जब 8 घंटा कंप्रेसर को तक चलाता है, 8 घंटा कंप्रेसर के लिए सप्लाई छोड़ता है, तो 12 मिनट के लिए हीटर के लिए सप्लाई छोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सप्लाई अगर नहीं जाता है तो हीटर क्या होगा, आइस इवापोरेटर में बहुत ज्यादा जम जाएगा। उसके कारण नीचे वाला डोर में भी ठंडा नहीं होता है, ऊपर वाला डोर में भी ठंडा नहीं हो पाता है। इसलिए हीटर को चेक करने के लिए दोनों साइड में चेक कीजिए, कंटिन्यूटी आना चाहिए, तो समझिए हीटर ठीक है। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रल उठा के थर्मल फ्यूज से आउट होके एक कहाँ चल गया, हीटर में। अब न्यूट्रल हमको दे देना है, यहाँ से हम उठाएंगे। देखिए थर्मल फ्यूज के बाद से उठाएंगे, थर्मल फ्यूज के बाद उठा के एक दे देना है फैन मोटर में, जो कि फैन मोटर चलना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे ओएलपी में हमको देना है न्यूट्रल, तो यहाँ से ही ओएलपी में न्यूट्रल को दे देते हैं। ओएलपी में न्यूट्रल मेरा चला गया। उसके बाद न्यूट्रल एक टाइमर में चाहिए, क्योंकि टाइमर में मोटर लगा हुआ होता है। टाइमर में जब फेस और न्यूट्रल नहीं पड़ेगा टाइमर ऑपरेट नहीं होगा। तो चलिए न्यूट्रल को भी हम दे देते हैं। तो न्यूट्रल यहाँ से नहीं देना है दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं देना है, न्यूट्रल देना है। देखिए ये न्यूट्रल आ गया हीटर में। देखिए हीटर से आउट होने के बाद न्यूट्रल चल जाएगा कहाँ, 4 नंबर पॉइंट पे। 4 नंबर पॉइंट पे हीटर का न्यूट्रल मिल गया। अब यहाँ पे सोचिएगा कि न्यूट्रल हीटर के आउट से क्यों दे, तो इसका भी एक कारण है दोस्तों। इसको हम लास्ट में वीडियो में पूरा डिटेल से हम बता देंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ न्यूट्रल और फेस देना। तो यहाँ पर जहां जहां न्यूट्रल वायर का कनेक्शन होता है वहां वहां हम न्यूट्रल वायर का कनेक्शन दे चुके हैं। अब इसका वायरिंग करना है फेस का। अब देखिए ई ओएलपी के पास न्यूट्रल पहुंचा तो जाहिर है कि कॉमन पॉइंट में चला जाएगा। ये देखिए कॉमन है, ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है, क्योंकि कंप्रेसर का 3 टर्मिनल रहता है, तीनों का एक कॉमन होता है, एक रनिंग होता है, एक स्टार्टिंग होता है। ओएलपी के आउट होके कहाँ चल गया, कॉमन में कंप्रेसर का। अब आ जाते हैं फेस का कनेक्शन करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फेस का कनेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले फेस जो है यहाँ से जब आउट होगा ये चल जाएगा डोर स्विच में। डोर स्विच के इनपुट से फेस देंगे, उसके बाद आउट को करके बल्ब के होल्डर में। देखिए बल्ब गुना टाइप के रहता है, ये समझ लीजिए कि होल्डर में ही हम वायरिंग कर रहे हैं। बल्ब जलने लगा, जलेगा कब, जब इसका डोर पूरा पुश करने का जो डोर रहता है वो पूरा निकला हुआ रहेगा, तो समझिएगा बल्ब जलेगा। और इसका अंदर रहेगा घुसा हुआ, जैसे गेट दरवाजा लगेगा तो बल्ब बुझ जाना चाहिए। और फिर से दरवाजा जब खुलेगा तो इसका पुश जो है बाहर निकल जाएगा, उसके बाद बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहीं से डोर स्विच के इन से ही हमको दे देना है, देखिए थर्मोस्टेट में, जो कि थर्मोस्टेट का काम है कूलिंग को मेंटेनेंस रखता है। और ये लगा हुआ रहता है नीचे वाला डोर में, इसलिए कूलिंग का मेंटेनेंस करने के लिए बहुत जरूरी होता है। सिंगल डोर फ्रिज में देखिए थर्मोस्टेट में डिफ्रोस्ट यहीं पे दिया हुआ रहता है बीच में, जबकि डबल डोर फ्रिज में डिफ्रोस्ट हीटर लगाया हुआ रहता है। डिफ्रोस्ट यही करता है, और अगर ये खराब होता है तो इवापोरेटर में बहुत ज्यादा आइस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फेस इन दे दिए हैं थर्मोस्टेट में,
थर्मोस्टेट का आउट करके ये चल जाएगा। देखिए दो नंबर पॉइंट पे फेस दे दिए हैं, 4 नंबर पॉइंट पे न्यूट्रल चला गया। अब देखिए क्या होगा, टाइमर ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा, मतलब इसमें फेस और न्यूट्रल दे दिए हैं। अब यहाँ से देखिए ये 2 नंबर पॉइंट पे फेस दिए हैं, 4 नंबर पॉइंट पे न्यूट्रल दिए हैं। अब देखिए क्या होगा, 8 घंटा के लिए टाइमर छोड़ता है कंप्रेसर के पास। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 नंबर पॉइंट से निकलेगा रिले के एक पॉइंट, तो यहाँ पे देखिए जब 8 घंटा के लिए टाइमर, जब मोटर चलता है तो 8 घंटा लगातार घूमता है। लगातार घूमने का कारण यह है, ये अपना काम करते रहता है, बीच बीच में ओएलपी कट करते रहता है। ये देखिए थर्मोस्टेट अपना काम करते रहता है, क्योंकि लगातार 8 घंटा ये तो छोड़ता है, लेकिन बीच बीच में ये कटअप करते रहता है। इसलिए लगातार कंप्रेसर अगर 8 घंटा चले तो कंप्रेसर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अपना काम थर्मोस्टेट भी करता है, अपना काम ओएलपी भी बीच बीच में करते रहता है। रिले में केस का कनेक्शन टाइमर से आउट होके चला गया। उसके बाद यहीं से एक वायर को उठाएंगे, क्योंकि हमको फाइन मोटर को चलाना भी है। फाइन मोटर चलाने के लिए देखिए यहाँ पे फेस हम दे दिए, तो यहाँ पे देखिए फाइन मोटर और कंप्रेसर दोनों साथ में चलेगा। फाइन मोटर का कनेक्शन हम यहाँ से नहीं देंगे, क्योंकि टाइमर के आउट से ही करके देंगे, तब फाइन मोटर कंप्रेसर के साथ चलेगा। और नहीं तो फिर डायरेक्ट दे दीजिएगा तो हीटर जब ऑन होगा तो फैन मोटर भी साथ में ऑन हो जाएगा, तो इस स्थिति में बॉडी भी खराब हो सकता है। इसलिए टाइमर 8 घंटा जब यहाँ पे छोड़ता है कंप्रेसर के लिए, तो उसी टाइम चलना होता है फैन मोटर को और कंप्रेसर। अब इसमें एक वायर का कनेक्शन जो है मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हीटर के लिए है। 8 घंटा लगातार मोटर टाइमर जब चलता है, कंप्रेसर फैन मोटर जब चलेगा, बीच बीच में अपना काम करते रहता है थर्मोस्टेट ओएलपी, तो 12 मिनट के लिए हीटर के लिए सप्लाई छोड़ता है। कब? जब 8 घंटा पूरा हो जाएगा तब। अब देखिए हीटर का यहाँ पे आउट करवा के ये चल जाएगा बायोमेटल के एक टर्मिनल में। अब बायोमेटल के आउट होके ये चल गया हीटर में। यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि न्यूट्रल 12 मिनट के लिए जब हीटर के लिए सप्लाई छोड़ेगा, तो यहाँ पे मन में डाउट यह हो रहा होगा आप लोगों को कि यहाँ पे जैसे ही फेस और न्यूट्रल जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। बायोमेटल जो है -5 डिग्री टेम्परेचर के पार रहेगा, अंदर ही रहेगा, -6, 7, 8, 9 ऐसे करके रहेगा, तभी ये ऑपरेट रहेगा। कंटिन्यूटी इसमें तब बताएगा। अगर सिंपल बात ऐसे समझिए कि अगर बायोमेटल हम परचेज करके लाते हैं, उस स्थिति में दोनों प्रोड को कंटिन्यूटी रेंज में चेक कीजिएगा तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। इसलिए जब फ्रिज के अंदर गैस है, तब ठंडा हो रहा होता है इवापोरेटर, तभी ये -5 डिग्री में ऑपरेट होगा, और -5 डिग्री जब ऑपरेट होगा तब हीटर के लिए सप्लाई छोड़ देता है। बायोमेटल आउटपुट करके हीटर के पास सप्लाई छोड़ देता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही न्यूट्रल जा रहा होता है तो न्यूट्रल को जाना बंद कर देता है, सिर्फ फेस इस मोटर को चला रहा है। तो 12 मिनट जब ऑपरेट होता है तो सिर्फ इसमें देखिए एक फेस ही जा रहा है, इसमें सिर्फ आई फेस को आउट करवा रहा है। देखिए ये फेस को आउट करवा रहा है, कहाँ पे? बायोमेटल से आउट होके हीटर के लिए। तो उस स्थिति में न्यूट्रल जाना यहाँ पे बंद हो गया, क्योंकि न्यूट्रल इस तरफ से आ रहा है और न्यूट्रल यहाँ पे न जाके फेस जाके तो हीटर ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें वायरिंग होता है। अब एक चीज बताते हैं, इस 65-70 डिग्री में टेम्परेचर में कटअप अगर नहीं करता है, ये अगर वहां पे फ्यूज नहीं होता है, तब क्या होगा? ये देखिए हाई वोल्टेज का फ्यूज ना, ये है आपका हीटिंग का फ्यूज। ये जब 60 से 70 डिग्री का हीट होगा तब अपना काम ही करता है, फ्यूज वहां पे कर देना है। अगर थर्मल फ्यूज अगर फ्यूज नहीं हो, उस स्थिति में बॉडी फाइबर का रहता है, बॉडी फाइबर का रहने के कारण बॉडी भी जल सकता है। इसलिए यहाँ पे थर्मल फ्यूज लगाने में बहुत सुविधा हुआ। यहाँ पे देखिए 70 डिग्री टेम्परेचर पे ही काम करता है। 65 से 70-75 डिग्री तक बॉडी बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि वहां पे आइस इवापोरेटर में ऑलरेडी जमा हुआ रहता है। तो इतना काम यहाँ पे समझ चुके हैं दोस्तों। एकदम सिंपल सी वायरिंग है। वायरिंग फिर से एक बार समझा देते हैं। एक देखिए न्यूट्रल जब यहाँ से उठा दिए हम, तो न्यूट्रल कहाँ चल गया? एक बल्ब में, और वही न्यूट्रल इन से हम दे दिए कहाँ? थर्मल फ्यूज में। थर्मल फ्यूज से आउट होके यहाँ पे देखिए एक चल गया हीटर में। हीटर से थर्मल फ्यूज के बाद हीटर के पहले से एक वायरिंग के ले जाके हमको दे देना है फैन मोटर में। फैन मोटर का न्यूट्रल भी मिल गया। अब यहाँ से देखिए अब उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रल आ जाता है ओएलपी में। ओएलपी से आउट होकर कंप्रेसर में चल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब हीटर के पास यही सप्लाई, हीटर से ही न्यूट्रल निकल के
चला गया 4 नंबर पॉइंट पे टाइमर में, डिफ्रोस्ट टाइमर में। यहाँ पे देखिए न्यूट्रल का काम समाप्त हो गया। अब फेस के बारे में बता देते हैं। फेस जो आउट करेगा डोर स्विच में गया, डोर स्विच से आउट होके बल्ब को ऑपरेट कराने में डोर स्विच का काम है। जब दरवाजा बंद रहेगा तो बल्ब बुता हुआ रहेगा, दरवाजा फिर से खुलेगा तो बल्ब जल जाएगा। अब देखिए यहाँ से फेस को उठाएंगे डोर स्विच के पहले से, उसके बाद कहाँ से देंगे, थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट का आउट होके, क्योंकि थर्मोस्टेट में कंटिन्यूटी आना चाहिए दोस्तों, तभी सप्लाई यहाँ पे आउट होगा। नहीं तो बहुत बार यहाँ पे चेक कर लेना होता है थर्मोस्टेट का कंटिन्यूटी बता रहा है कि थर्मोस्टेट का कंटिन्यूटी बिल्कुल बताना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे थर्मोस्टेट के आउट होके चल गया 2 नंबर पॉइंट पे। देखिए 2 नंबर पॉइंट में तो यहाँ पे न्यूट्रल फेज जब टाइमर को मिल गया तो इसके अंदर मोटर लगा हुआ रहता है, तो मोटर ऑपरेट करना शुरू हो गया। ऑपरेट तब होगा जब इसमें सप्लाई फेस और न्यूट्रल पड़ेगा। तो फेस न्यूट्रल पड़ गया, उसके बाद अब मोटर इसके अंदर चलना शुरू हो गया। तो 8 घंटा के लिए जब चलेगा, क्योंकि 8 घंटा के लिए 1 नंबर पॉइंट से निकाल रहा है 8 घंटा चलने के लिए, तो डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, आपको ये जा रहा है रिले में। रिले उठा के डाल दिए कहाँ पे, कंप्रेसर का टर्मिनल पे। अब देखिए यहीं से एक पॉइंट ले लिए हैं, कहाँ चल गया आपका ये फैन मोटर को लिए भी हमको फेस देना होता है, तभी फैन मोटर ऑपरेट होगा। फेस का कनेक्शन भी ऑलरेडी हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट से 12 मिनट के लिए जब टाइमर 8 घंटा के लिए टाइमर बंद हो गया, अब सिर्फ 12 मिनट के लिए सप्लाई छोड़ दिया है फेस के लिए। सही देखिए 3 नंबर पॉइंट से निकल के कहाँ पे चल गया, वायोमेटल में। वायोमेटल तब ऑपरेट करेगा जब यहाँ पे कंटिन्यूटी आएगा। उस स्थिति में, जिस स्थिति में फ्रिज में गैस हो और उस स्थिति में इवापोरेटर में आइस जमा हुआ हो, तभी ऑपरेट होगा वायोमेटल, यानी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर -डिग्री पे ही काम करता है। अब इसको आउट करके जब बर्फ जमा हुआ है इसमें, तो ये ऑपरेट हो गया। ऑपरेट होने के बाद देखिए डिफ्रोस्ट हीटर में चला गया, फिर तो सप्लाई यहाँ पे लाइन न्यूट्रल दोनों मिल गया, तो हीटर भी ऑपरेट होना शुरू हो गया। फिर 12 मिनट के बाद ऑलरेडी फिर कंप्रेसर के लिए 8 घंटा वाला प्रोसेस शुरू कर देता है। अब यहाँ पे बताते हैं फैन मोटर का रोल। फैन मोटर का रोल क्या है कि अगर फैन मोटर खराब रहा, तभी इवापोरेटर में बहुत ज्यादा आइस हो जाएगा। बहुत ज्यादा आइस जमने के कारण नीचे वाला डोर में भी कूलिंग नहीं होगा, ऊपर वाला डोर में भी कूलिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए फैन मोटर में 220 वोल्ट, देखिए 220 वोल्ट देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए सप्लाई चेक कर लीजिए, जब आ रहा है तो फैन मोटर के चेंज कर दीजिए। अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए आपको देख लेना है कि वायर वगैरह कहीं खराब है, या तो फिर टाइमर नहीं चल रहा है। टाइमर अगर वो नहीं चल रहा होगा तो कंप्रेसर भी नहीं चलेगा, उस समय आपको देख लेना है। इस स्थिति में आपको फैन मोटर को चेक कर लेना है। तो हर चीज के बारे में समझ चुके हैं दोस्तों। लास्ट में देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइमर का डिटेल में बता देंगे, टाइमर का चेक किस तरह से होता है। अब देखिए इतना काम हो जाने के बाद देखिए बॉडी अर्थ देना बहुत जरूरी है दोस्तों। बॉडी से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो बॉडी अर्थ को ध्यान में रखिए, ये हल्के में नहीं लीजिए, क्योंकि अगर जब फ्रिज के अंदर करंट आ जाता है तो बॉडी लगभग 90% अपना टेकअप कर लेता है अर्थ के अंदर। तो यहाँ तक मेरा वायरिंग था दोस्तों। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।